हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आप लोग के सामने आए हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्चुअली पीरियोडिक टेबल्स का है और ये कहने के लिए पीरियोडिक टेबल्स का है, लेकिन सारे चैप्टर्स में, सारे सेक्शंस में इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है, क्योंकि इसके बारे में जान लेने पर बहुत सारा जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और ये कन्फ्यूजन्स जब ही क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चन बनाने अटेम्प्ट जो लेंगे उसमें निगेटिव होने का संभावना ख़त्म हो जाएगा। निगेटिव कब होगा? जब कन्फ्यूजन अराइज होगा। लगेगा मन कि क्वेश्चन हम जानते हैं और दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो गया, अब क्या दे, और इस क्वेश्चन को ना छोड़ते बनता है ना बनाने में डर लगता है, तो वैसे क्वेश्चन में निगेटिव हो ही जाता है। बेहतर वही होगा उस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। ओके, खैर ये तो कॉम्पिटिशन्स का युग है, तो बेहतर परफॉर्मेंस अपना देने के लिए इसमें बेहतर तरीक़ा से समझना काफ़ी ज़रूरी है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इससे सॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाता है, एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाता है, बहुत फिनोमिना इससे एक्सप्लेन जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट दिए थे इतना इम्पॉर्टेंट है, उनका साइंटिस्ट का नाम था स्लेटर। क्या नाम था? स्लेटर। तो नाम हो गया स्लेटर रूल। क्या नाम हो गया? स्लेटर रूल, जिससे हम लोग एक कांस्टेंट निकालते हैं जिसका नाम है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और वो बहुत फेमस है, हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट करके फेमस है। बहुत जगह इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हुआ। इस टॉपिक को एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के साथ बेहतर तरीक़ा से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो लेक्चर के द्वारा। हम आप लोग के सामने कुछ दिनों के बाद आए हैं। जून जुलाई तक तो कंटिन्यू लेक्चर दे रहे थे, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर आज से इस वीडियो लेक्चर कंटिन्यू रहेगा यूट्यूब चैनल पर, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने बच्चे के लिए भी और सारे बच्चे के लिए भी। ये अच्छे इसके कॉन्सेप्ट से आप सीख सकते हैं, तो सीखना शुरू करें आज से। और टॉपिक समझ गए हैं, टॉपिक का क्या नाम हो गया? टॉपिक का नाम है स्लेटर्स रूल, है ना? तो फटाफट टॉपिक देंगे। स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है सिग्मा। ये टॉपिक है, बहुत फेमस टॉपिक है ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टॉपिक में, इसको और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पूछेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या है इसको भी बता सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बहुत जगह इसका जेड इफेक्टिव या बहुत जगह पर जेड स्टार लिखा रहता है। ठीक है, या इसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको दूसरा नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया शिल्डिंग इफेक्ट के नाम से फेमस। शिल्डिंग इफेक्ट के नाम से फेमस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग ही अलग अलग नाम से दे दिए, किसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। सब करीब सब स्लेटर साहब का कंट्रीब्यूशन से। तो हम बारी बारी करके सारा पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। केवल लोग से यही हम चाहते हैं कि वीडियो को कंटिन्यू देखो और देखने के बाद अपने पेन नोट्स बुक लेके बैठना है, कॉपी लेके बैठना है। जैसे देखना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, नोट्स करते चलो, एक नोट्स बन जाएगा। वो नोट्स आगे एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा।
इसीलिए वीडियो जब देखते हैं, जब कोई भी वीडियो या छोटा वीडियो हो, बड़ा वीडियो हो, जो भी टॉपिक का, हाथ में कलम, सामने में कॉपी ज़रूर रहना चाहिए। कुछ तो सीखोगे, जो सीखोगे उसको नोट डाउन करते जाना है। ओके, उम्मीद करते हैं कॉपी कलम सब ले लिए होगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। ओके, अब देखो ये टॉपिक्स डाल दिए, सब उसी का टॉपिक से। सबसे पहले इसमें समझना है, कुछ समझाने हम जा रहे हैं उस पर। ये टॉपिक क्यों इतना फेमस है, स्लेटर्स के दिमाग में क्या आया बात। तो देखो सबसे पहले एटॉमिक एटम का कॉन्सेप्ट से, एटम के सेंट्रल पोजीशन पर सब जानते हैं न्यूक्लियस का अधिकार है। एटम का सेंट्रल जगह पर एक छत्र अधिकार है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, वो पूरा उसका दबदबा है पूरे न्यूक्लियस में, पूरा उसका वर्चस्व चलता है। और जो भी ये जानते हो कि इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये ऑर्बिट है, ये किसका ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्बिट सब दिया गया। हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अब सब में इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का काम है इसमें मूव करना, और इसका काम है मूव करते हुए रहना। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये निगेटिव चार्ज है तो मान लो यहाँ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, सब अपने अपने ऑर्बिट में, शेल में चक्कर लगा रहा है। अब देखो ये अट्रैक्शन, इसमें प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के डोमिनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैपेबल होता है, मोर डोमिनेंट होता है ऑन द किस पर, निगेटिव चार्ज पर। जब ये मोर डोमिनेंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींचना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेगा ऑटोमेटिकली सभी इलेक्ट्रॉन खींचा गया, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकलने का संभावना ज़्यादा होता है। तो ये मान लो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर कंप्लीट एक फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण वो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं भाग के इसी में ये घूमता रहता है। ठीक है, बात इतना आगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात है, यहाँ पर प्रॉब्लम आता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या, कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको धकेलेंगे, इसको दूर भगाना चाहेंगे। देख रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको क्या पुश करेंगे, क्या करने के लिए पुश करेंगे, इसको रिपेल करना है, ये भी रिपेल करना है। तो दो तरह का फोर्स काम करिए। न्यूक्लियस का फोर्स काम किया अट्रैक्ट करने का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जानते हैं सेम चार्ज है, सेम चार्ज के कारण ये इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का फोर्स काम कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। एक न्यूक्लियस का फोर्स अट्रैक्टिंग फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स रिपल्सिव फोर्स। ओके, ध्यान देना, फील करना है, दो तरह का। तो क्या होगा, तो हमारा नेट क्या होगा, नेट क्या होगा, तो हम पढ़े हैं जो डोमिनेंट होगा, अगर रिपल्सिव ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो भाग जाएगा, अगर अट्रैक्टिंग ज़्यादा डोमिनेंट होगा तो नज़दीक आ जाएगा। सपोज करो कि मान लो ये 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है और ये 2 न्यूटन फोर्स से क्या धकेल रहा है, तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स काम किया कितना न्यूटन, 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन के कारण ही इसका ऑर्बिट का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस के तरफ आ जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स का जो डोमिनेंसी है वो ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ क्वेश्चन आया व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला इस फिगर से हम लोग क्वेश्चन जनरेट किए। पहला पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, जेड स्टार, इसको जेड स्टार द्वारा इंडिकेट करेंगे, किसे कहते हैं। तो देखो
अब पहले इसमें जानो कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव तो समझ गए, न्यूक्लियर चार्ज बने क्या कि प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो चार्ज के द्वारा प्रोटॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज exerted by electron, exerted by इलेक्ट्रॉन नहीं, exerted by किसके द्वारा, प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज बराबर कौन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बने क्या, नंबर ऑफ चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज डेवलप बाय प्रोटॉन, दैट इज कौन नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड कहते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहता है कि दोनों में कहने का मतलब क्या, ये तो अपनी तरफ खींच रहा है, ये तो रिपेल भी हो रहा है ना, तो रिपल्सन और किसका, अट्रैक्शन को जो एडजस्ट कर लेते हैं तब जो आया दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेट न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो नेट चार्ज होगा, नेट अट्रैक्शन चार्ज जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को हमको समझाना पड़ेगा, तब हम लोग दिमाग में सेट करेंगे अपने क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है उसको वो मिनिमम कर रहा है, कम कर रहा है। तो जब कम कर रहा है तो कम करने के कारण अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा इलेक्ट्रॉन लूजली बाइंड होगा, और लूजली बाइंड होगा तो निकलने का संभावना ज़्यादा होगा, तो आयनेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो बात यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कुछ लिखना है। यहाँ पर लिखना तैयार करो, शुरू करो। देखो क्या लिखना है इसमें कि इनर, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है कि इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सेम चार्ज, ड्यू टू क्या हो गया, सेम चार्ज। Hence, attraction on outermost electron, attraction on outermost electron is less than calculated value, calculated less than किससे, calculated value, it is regarded as effective nuclear charge, रिगार्डेड क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव दिमाग में आ गया कि ये अट्रैक्शन और ये इसका सिग्मा का रिपल्सन, अब दोनों को मिनिमाइज कर दिया, दोनों के एक दूसरे को काउंटरैक्ट करके जो बच गया वो चार्ज इज कॉल्ड क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इस फिगर को इस लैंग्वेज द्वारा हम एक्सप्लेन किए। अब बात आया कि कैसे निकालेंगे, अगर हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना कहे तो कैसे निकालें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू क्या होगा, एकदम ध्यान देना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम यहाँ मिटा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्या होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर
जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज में खींचने का चार्ज, इसको हम लोग कौन चार्ज करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और इसमें से घटा देंगे जो इसको धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, इसका नाम स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को घटा दो, कांस्टेंट का नाम होता है क्या, सिग्मा। सिग्मा इसमें से घटा देते हैं, जो बच जाएगा वही बचा हुआ चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, जेड स्टार बराबर क्या होगा, जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा। ये इसका एक फार्मूला आ गया, किसके लिए, जेड स्टार, या बहुत जगह इसको जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, जो भी कहा जाए, इफेक्टिव भी कह सकते हैं और जेड स्टार भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर जेड वैल्यू तो हमको मालूम है, जेड बराबर कौन नंबर, एटॉमिक नंबर। अगर हमको सिग्मा निकाल लेते हैं, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं किसी भी एटम्स का, तो हम इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता सकते हैं, इस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। ओके, अब हमारा बात आया हम सिग्मा कैसे काउंट करेंगे, या ये जो हमको अट्रैक्शन फोर्स लगा वो कैसे वर्क होगा। तो पहला पॉइंट उम्मीद करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ ना कुछ दिमाग में गया होगा। अब चलते हैं, इसको निकाली, फार्मूला तो मेरे पास आ गया, तो हम सिग्मा के लिए कुछ सोचते हैं कि सिग्मा कैसे निकाला जाए, जो स्लेटर साहब हमको बताए। ओके, तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पर चले। सेकेंड पॉइंट पर देखो, सेकेंड पॉइंट के लिए हमको फिगर, फिर से एक फिगर समझना। फर्स्ट पॉइंट तो समझ गए, सेकेंड पॉइंट का फिगर समझना। सेकेंड पॉइंट में है हमको समझना है व्हाट इज, इसको हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, ये हमको समझना। देखो फिर फिगर से ही हम लोग समझ जाएंगे। फिगर क्या है, गौर करना। जैसे ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिट है, बहुत सारा ऑर्बिट होगा, बहुत सारा ऑर्बिट होगा, बहुत सारा ऑर्बिट होगा। तो मान लो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट में जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड ऑर्बिट में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर न्यूक्लियस का जो अपना फोर्स होगा वो कहाँ पर लगेगा, सबसे ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन पर लगाने का कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पर कौन, ये न्यूक्लियस खींचना चाहेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचना चाहेगा, तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन सब क्या कर रहे हैं, घूम जो रहे हैं, वो घूमना, वो जो इलेक्ट्रॉन इस पर जितना फोर्स लगना चाहिए, जो ताकत से खींचना चाहिए, उस ताकत को क्या करेगा, कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, कि क्योंकि ये जो यहाँ पर काम कर रहा है, तो उसको ट्रैक्शन बॉल के लिए ये कुछ ना कुछ बीच में आ जाएंगे। तो ये काम तो खिंचाव तो इसका कर रहे हैं, अब बीच में डिस्टर्ब तो फर्स्ट सेल का, सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन हमको कर रहा है, नहीं कर रहा। जैसे एक सपोज करो कि मैग्नेट है, चुंबक है, और चुंबक के बगल में हम कील रख दिए, कील रखा हुआ, चुंबक रखा हुआ, तो चुंबक कील को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन उस मैग्नेट पर हम कपड़ा को लपेट दिए और तब कील को रखे हुए, तो क्या करेगा, कील अभी भी चुंबक अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो कपड़ा क्या किया, जितना अट्रैक्टिव फोर्स था उसके वैल्यू को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो वही कर रहा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन कपड़े का रोल कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, इसको शील्ड कर रहा है, या इसको शील्ड को हम स्क्रीन भी कह सकते हैं, स्क्रीन कर रहा है, इसको छींक रहा है, इसका फोर्स को कम कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस घटना का नाम क्या हो गया, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। क्या हो गया, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट के नाम से ये घटना फेमस है। तो क्या बताओ व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या हो गया कि आउटर मोस्ट पर जितना फोर्स लगना चाहिए, वो इनर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मिनिमाइज कर दिया। तो मिनिमाइज कर दिया तो पूरा का पूरा फोर्स तो नहीं लग पाया। तो ये जो घटना हुआ दैट इज कॉल्ड क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो लिख सकते हो द फिनोमिना, द घटना हुआ, द फिनोमिना in which
न्यूक्लियर चार्ज reduced by न्यूक्लियर चार्ज किस पे, ऑन outermost electron reduced by inner orbit इलेक्ट्रॉन है ES, इलेक्ट्रॉन क्लाउड such phenomena regarded as इफेक्टिव नहीं, स्क्रीन कर दिया, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और कौन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। इस फिनोमिना को स्क्रीन कर दिया क्योंकि जितना इस लग रहा था ये ऑर्बिट के वैल्यू का इलेक्ट्रॉन सब उसको कम कर दिया, तो आउटर मोस्ट पर अट्रैक्शन जो हो गया वो कम हुआ, इसीलिए इस घटना का नाम हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट कर सकते हैं और शील्डिंग इफेक्ट कर सकते हैं। कॉमन चीज़ एकदम मैग्नेट, और मैग्नेट पर कपड़ा लपेटा हुआ और कील या लोहा का बुरादा, इसके एग्जाम्पल को दिमाग में सेट करना। अब बात आता है तो ठीक है, ये जो इसमें एक्चुअली स्क्रीन किया, जो स्क्रीन भी कर रहा है, अभी पढ़े हैं कि ये रिपेल भी कर रहा है, तो अब हमको काम है कि सिग्मा निकालेंगे, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे। और जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकल जाएगा तो हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमको पता लग जाएगा। तो हम लोग अब तीसरा पॉइंट करते हैं क्या निकालने के लिए, इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ किसका, सिग्मा। सिग्मा मीन्स क्या, समझ गए, स्क्रीनिंग, सिग्मा मीन्स क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कैलकुलेशन करना है। ओके, अब कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसको हम लोग को देखना है, ध्यान देना। अब देखो फटाफट हम लोग सीख जाएंगे कैसे सिग्मा को हम लोग निकालें, है ना। स्लेटर साहब कैसे सिग्मा को निकाल के हम लोग के सामने दिए। तो सिग्मा निकालने के लिए इसके लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड किए। स्लेटर्स रूल के फेमस है। उस स्लेटर्स रूल में दो केस है, केस 1 और क्या, केस 2। तभी कैलकुलेशन जो करेंगे हम लोग सिग्मा उस स्लेटर रूल्स के द्वारा, और तब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें लिखा गया कैलकुलेशन बाय स्लेटर रूल डिवाइडेड इनटू टू केसेस। अब पहला, अब केस नंबर ए, केस ए, ध्यान देना, केस ए क्या है ना। सिग्मा निकालने के लिए केस ए क्या है, केस ए है फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन, NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये NS इलेक्ट्रॉन के लिए है और दूसरा नहीं तो क्या, NP इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब बताओ ये NS NP क्या है, हम एग्जाम्पल देके अभी समझाएंगे, सबको अलग अलग करके हमको पढ़ना है। अब इसके लिए देखो क्या डील करते, कैसे हम लोग इसको पढ़ें, एक एक करके हम लोग को क्या करना है, फटाफट पढ़ना है। तो जैसे किसी भी इसके लिए रूल्स तो देखो याद करने के लिए होता है, तो लेकिन जो प्रैक्टिस जो होता है उसमें ऑलमोस्ट रूल आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट सारे रूल को हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं, सारे एग्जाम्पल्स दिमाग में आ जाएगा। केस 1 में क्या क्या है, उसके बाद केस 2 होगा, तो केस 1 पहले देख लेते हैं तब केस 2 होगा। केस 1 के लिए कहता है कि आप सबसे पहले जिस एटम का निकालना हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ठीक है, पहला रूल 1, राइट इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन है, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू रेडियस के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। अब रेडियस के हिसाब से क्या है, एग्जाम्पल बताते हैं, अपने दिमाग में आ गया कि रेडियस के हिसाब से क्या होता है। ठीक है, रेडियस के हिसाब से उसको क्या, फटाफट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करना है, लिख लेना है। और लिखने के बाद हम लोग अलग अलग करके उसको काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग क्या होता है कि रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 होता है कि यहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना होगा उससे पीछे वाला जिस इलेक्ट्रॉन का पूछेगा, जैसे पूछेगा 3p इलेक्ट्रॉन का, 3p से पीछे जो जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का हमको सिग्मा निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो पीछे जो इलेक्ट्रॉन होगा वही शिल्ड करेगा ना, आगे वाला थोड़ा शिल्ड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका निकालना होगा उस ऑर्बिट के पीछे वाला, यानी स्क्रीनिंग अकर्स इन LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल दिया रहे उसका लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग काउंट करेंगे। राइट हैंड साइड से हमको कोई मतलब नहीं, लेफ्ट वाला को हम स्क्रीन करेंगे, है ना। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि रूल नंबर 3 कहता है कि जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिए लेटर से। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, nth अगर लेवल में है, nth लेवल के लिए इसका वैल्यू 0.35 आया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, nth लेवल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, है ना। प्रत्येक में समझे ना, ईच, यहाँ पर ईच nth लेवल के लिए 0.35। अब बताते हैं nth लेवल क्या होगा, और ईच n-1 लेवल के लिए आया। गौर करना, जब n में से ns1 हो जाएगा, जब पीछे वाला हो जाएगा तो उसके लिए भी एक वैल्यू पुट किया गया, उसके लिए वैल्यू पुट किया 0.85। और अगर उसके बाद n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो, जो भी हो उसके लिए, n-2 है यहाँ लिखा हुआ, n-2 है, जो भी लिखा होगा उसके लिए 1.0, सब के लिए 1.0। यहाँ 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी हो, जो भी होगा सबका 1.0। ये इसका वैल्यू है। क्या वैल्यू, किसका वैल्यू, सिग्मा का, स्क्रीनिंग का ये वैल्यू आया। ठीक है, ये केस नंबर 1 के लिए। अब हम इसके कोई एग्जाम्पल्स लेके इसको बताते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके उससे क्लियर हो जाएगा कैसे उसको हम लोग एक्सप्लेन करें। तो देखो एग्जाम्पल क्या करें इसको, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट का। देखो सबसे पहले हम लोग केस 1 तो नहीं मिटाए हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल कि जिंक का या कॉपर का या आयरन, कोई भी पूछ सकता है। जैसे हम जिंक कॉमन ले लेते हैं कि कैलकुलेट सिग्मा फॉर फोरस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, जिंक। ये क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे करें फोरस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। तो फटाफट पहले क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रम से अकॉर्डिंग टू रेडियस लिख लेंगे, फटाफट लिख, जो कहता लिख देते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो लिखेंगे हम लोग क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब समझ गए होंगे ऑर्बिट और रेडियस वाइज। रेडियस वाइज मैंने क्या, ऑर्बिट वाइज, पहला ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में तीनों, 4s2 उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट में। अब तो वैसे अगर लिखते हैं ऑब्बर रूल के हिसाब से तो 4s पहले आ जाता है, 3d बाद में जाता, जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या करा है, अकॉर्डिंग टू रेडियस। रेडियस मैंने क्या, क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तीसरा रेडियस है, ये चौथा रेडियस है, रेडियस के हिसाब से लिख ली, हो गया।
स्क्रीनिंग अकर्स इन LHS। LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या किसका कर रहा है, हमको 4s का पूछ रहा है, तो 4s से लेफ्ट साइड में देखो, सब लेफ्ट साइड में है। अगर हमको कहता कि नहीं जिंक का 3s2 का बताइए, 3 तब इधर का नहीं देखते, 3s से पहले वाला का देखते, क्योंकि स्क्रीन तो ये करेगा ना, ठीक है। अगर 3p का पूछता तो ये सारे को देख, इधर का देखते, ये दोनों को नहीं देखते, यानी जहाँ पूछेगा उससे प्रीवियस वाला को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख लिए, इसीलिए लिखा हुआ रूल नंबर 3। अब वैल्यू निकालना है। अब किसके लिए, अब इसके 4s ऑर्बिटल है, तो देखो 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये हो गया nth लेवल, nth लेवल मैंने लास्ट लेवल, ये nth लेवल हुआ, क्योंकि nth मैंने क्या सबसे लास्ट ऑर्बिट, nth लेवल हुआ। तो nth लेवल का जो वैल्यू होगा कितना होगा, देखो लिखा हुआ 0.35। इसके बाद ये जो हो गया 4 से ये 3 हुआ, एक पहले आ गया, तो इसको हम लोग क्या ये तीनों को मिला के n-1 लेवल का हो गया। इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका वैल्यू 0 कितना होगा 85। इससे पहले देखो n-2 है, n-2 का कितना होगा, n-2 का बता ही दिए, इसका वैल्यू क्या होगा 1.0 होगा। और ये n-3 है, उसका भी वैल्यू क्या होगा n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो, जो भी हो सबका वैल्यू 1 होगा। ये सबका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब हम लोग सारे का सिग्मा निकाल लेते हैं। अब केस 1 दिमाग में आ गया। अब देखो सिग्मा कैसे निकाल लेते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा बराबर क्या हुआ, सिग्मा निकालते हैं सिग्मा। तो देखो सिग्मा में इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे लास्ट वाला तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर थोड़े एक इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, क्योंकि 2 में से तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक होगा, उससे पहले वाला इसमें स्क्रीनिंग कितना है, दोनों का दोनों स्क्रीनिंग किया कि एक स्क्रीनिंग किया, एक तो लास्ट वाला हो गया, उससे पहले एक होगा ना, तो एक स्क्रीनिंग करेगा, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन का संख्या 1। कहने के लिए 2 है, ये 2 में से 1 घटा दिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, रेफरेंस के उसी के रेफरेंस में ना 2 इलेक्ट्रॉन में से एक तो पहले है एक बाद में है, तो जो पहले वाला है वही स्क्रीनिंग बाद वाला पर करेगा ना, इसीलिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 10, 6, 2, इसमें देख लो 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा बराबर बताओ 0.35, 0.35 और गुने कितना इलेक्ट्रॉन 1, फिर प्लस 0, प्लस में क्या होगा 0.85 इंटू क्या होगा 18, फिर प्लस करेंगे 1 पॉइंट कितना 1 है ये 1.0 इंटू कितना होगा इंटू क्या होगा 8, फिर प्लस फिर क्या 1.0 इंटू क्या हो गया 2। सबको हम लोग क्या करें सॉल्व कर लें, सबको सॉल्व कर लें, सबका सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू 0 कितना हो गया 35। इसके लिए वैल्यू अब निकाल लेना है, जो भी आएगा इसका 18 है ना, अब जो भी वैल्यू करके इसको पॉइंट करके निकालो, और निकालने के बाद यहाँ पर 18 निकालो ना, 18 5 जा कितना होगा 90 09 और 18 8 जा कितना हो जाएगा 144 9, और 144 है और 144 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 144 हुआ और 9 जोड़ देंगे तो वहाँ पर 153 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद डिसमल है तो इतना हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो सब मिला के सॉल्व करो। 10 हुआ, अब 15 हुआ, 10 और 15 क्या 25, और 25 में 3 0 जोड़ो तो 25.65 हो गया। ये क्या निकल गया, सिग्मा का वैल्यू निकल गया। अब जब सिग्मा निकल गया, देयरफॉर हम लोग जेड इफेक्टिव नहीं निकालेंगे, जेड इफेक्टिव बराबर क्या था जेड माइनस सिग्मा। तो जेड जिंक का कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, और 30 में से कितना घटा देंगे 25.65, तो वैल्यू मेरा कितना आएगा, वैल्यू आ जाएगा 4.35। यही हो गया इसका क्या, जेड इफेक्टिव निकल गया। ओके, हमको दिमाग में चला गया हो गया, केस 1 के सारे बात दिमाग में गया होगा।
अब फटाफट 2 मिनट में हम लोग केस 2 जान लेते हैं। ये केस 1 है, केस 2। इसी प्रकार जब ये सिग्मा निकल जाएगा तभी हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, समझ गए हैं। यहाँ पर 1 क्यों हम लेस किए, ये भी दिमाग में चला गया होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन थोड़े स्क्रीन करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा, उसी पर घिंचाव लग रहा है ना, इसीलिए 2 में से यहाँ एक ही करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, ये सब जगह करना है, इसमें गलती करोगे आंसर नहीं मिलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम लोग रूल नंबर इसमें 2 पर चले, मैंने केस नंबर 2 पर। ठीक है, अब केस 1 तो तुम लोग समझ गए होगे, ध्यान में आ गया होगा। अब केस नंबर 2 में विचार करते हैं। केस नंबर 2 मीन्स केस नंबर बी। केस नंबर बी है फॉर एन डी समझे एंड एन एफ इलेक्ट्रॉन्स। दिमाग में चला गया होगा, जहाँ पर ऑर्बिटल के साथ डी और एफ जुड़ा हो, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी एस और पी के बारे में हम बात किए हैं, जो एप्लीकेबल था किसके लिए, एस और पी के लिए। गौर करना, 4s के लिए निकाले थे, 3p के लिए निकाल सकते हैं, 2s के लिए, 2p के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन 3d के लिए अगर पूछेगा तो उस कॉन्सेप्ट से नहीं निकालेंगे क्योंकि d आ गया। ठीक है, इस केस में क्या कहता है, बहुत कॉमन, बाकी सब रूल सेम है। अब इसमें वैल्यू केवल दिमाग में आ जाए कि जब nth लेवल में हो, nth लेवल में हो, nth लेवल समझे ना, लास्ट वाला लेवल nth लेवल में है तो वही वैल्यू 0 पॉइंट कितना 35, और n-1 लेवल में जब हो तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा 1.00, यानी बीच में जो 0.85 था वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बाकी सब रूल वैसा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जिंक के लिए है तो जिंक की एग्जाम्पल कैलकुलेट कह देगा सिग्मा फॉर 3D ऑफ जिंक, हमारे 3D ऑफ जिंक के लिए पूछ दिया जाए। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, फटाफट वैसे निकालेंगे। जिंक 30 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑर्बिट वाइज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये हम लोग करना। ऑर्बिट वाइज लिख लिए, पहले 3D फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नहीं पढ़े थे, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो हमको किसका पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है 3D का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, तो हम D ऑर्बिट को कंसीडर करेंगे। D10 है, इसको कंसीडर, तो D10 को, क्योंकि इसका मतलब ये ऑर्बिटल मेरे लिए अभी कोई काम का ये नहीं है, क्योंकि इसका हमको पूछना ही नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं, जहाँ निकालना है उससे पीछे वाला का देखेंगे। पीछे वाला ये हो गया, तो पीछे वाला का देखें। अब बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन तो हो गए 18 हो गए, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन पर तो फिर लगेगा नहीं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पर तो वो उस पर अट्रैक्शन लगा रहा है, उससे कम वाला स्क्रीन करेगा, सील्ड करेगा। अंतिम वाला पर तो अट्रैक्शन लगा, उससे जस्ट एक कम वाला, तो यहाँ पर 18 नहीं, जो कहोगे 18 - 1, तो 1 समझ गए, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर 17 होगा, यहाँ पर क्या होगा समझ गए होगे 8 होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब कंसेप्ट तो समझ गए। अब 18 पर क्या होगा, इसका कितना वैल्यू, लास्ट ऑर्बिट nth लेवल है, nth लेवल के लिए इसका वैल्यू क्या 0.35। अब उसके बाद इसके लिए ये n-1 है, n-1 के लिए 1.0, और ये भी n- क्या है 1 है, ये भी क्या n-2 है, n-1 हो n-2 हो, सबके लिए वही चीज़, सबके लिए 1.00 ही यही लागू होगा। अब इसका फटाफट हम लोग निकाल लेंगे, इसका देयरफॉर इसका सिग्मा बराबर बताओ, सिग्मा आप कितने इलेक्ट्रॉन का निकालें 17 इंटू 0.35 पहला हो गया, फिर प्लस यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इंटू क्या हो गया 1, फिर बताओ यहाँ पर कितना था 2 इंटू क्या हो गया 1। अब इक्वल टू में जो है वो इक्वल टू में कर लेना है, इक्वल टू में कर लेने के बाद कितना होगा,
देखो 17 है तो 17 5 यहाँ पर कितना है 17 5 जा 85, तो यहाँ पर 85 हो गया, तो बच गया कितना 85 के लिए 5 कर देंगे 8 और 17 51 और 8 क्या होगा 59, इतना आया। 2 अंक के बाद डिसिमल 5.95 आया, यहाँ पर 8 आया प्लस यहाँ पर 2 आया, ये इसको निकाले हैं, ये इसका निकाले हैं, तो कितना हो गया 10, यहाँ पर 15.95 आ गया सिग्मा का। देयरफॉर दिमाग में आ गया, देयरफॉर जेड स्टार बराबर कितना हो गया जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना हो गया जेड बताओ, यहाँ पर 30 और यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा कितना 15.95, तो यहाँ पर कितना हो गया 14.05, ये इसका 3D ऑर्बिटल के लिए क्या हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 3D के लिए हो गया, 3D के लिए अलग हुआ। अब 4S के लिए कुछ अलग आया था, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया होगा। इसीलिए कि जो हम लोग लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, है ना, लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट बढ़ने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, इसीलिए साइज छोटा होता चला जाता है। तो इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा हम आयोनाइजेशन एनर्जी, ये नहीं देखना अगर रेडियस पूछेगा तो जनरल क्या कॉन्सेप्ट है, इतना समझ गए ना, ये दिमाग में चला गया, इसको नोट डाउन कर लेना है, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। अब जनरली अगर हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या एप्लीकेशन है, हम लोग इन पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें तो पहला एप्लीकेशन इसका इस कंसेप्ट का कि एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक साइज मैंने रेडियस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पर नहीं डिपेंड करेगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो साइज छोटा हो जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन है कि रेडियस ऑफ किसका, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है रेडियस ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नॉट ऑन न्यूक्लियर चार्ज पर नहीं, नॉट ऑन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, पहला चीज़ ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड चीज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, छोटा साइज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। तब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो भी डिपेंड करेगा किस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार। समझ गए जेड स्टार क्यों लिखे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, तो ये बेसिक इसका एप्लीकेशंस हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, स्लेटर्स रूल का। लेकिन पूछेगा ये रूल का क्या डिमेरिट्स है, अगर तुमको डिमेरिट्स पूछ दिया जाए तो डिमेरिट्स में क्या हो, इसका डिमेरिट्स है। देखो ये रूल एक रफ एस्टीमेट्स है, एक स्लेटर से आप दिमाग में सारे एलिमेंट को निकाल के रफली किए। रफली क्यों किए, कैसे समझेंगे रफली किए, ये सब पर क्यों नहीं लागू हो रहा, इसीलिए जी के सिलेबस में बहुत कम इसको इग्नोर किया है, लेकिन नीट में आता है क्वेश्चंस। तो क्यों ये इग्नोर किया, तो इग्नोर इसलिए किया कि हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। एप्लीकेशन के बाद हम लोग एक चीज़ पाते हैं पीरियोडिक टेबल और डिमेरिट में कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, साइज घटता है, साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। लेकिन साइज घट रहा है इसका मतलब क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि साइज क्यों घट रहा है, क्यों, ड्यू टू इंक्रीजिंग, क्यों, क्या इंक्रीजिंग, ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए साइज घट रहा है। और यहाँ साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, ड्यू टू डिक्रीजिंग होना चाहिए, ड्यू टू डिक्रीजिंग इफेक्टिव, बोलो ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही होना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन
जब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर लेफ्ट टू राइट निकालते हैं स्लेटर रूल से, अगर स्लेटर रूल से निकालते हैं तो स्लेटर रूल के हिसाब से देखो ये जो चार्ज है डिमेट के बाद इधर स्लेटर रूल क्या कहता है, इसके हिसाब से तो ठीक है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट सेम रहता है। और इस ऊपर से नीचे जब आएंगे ना, जैसे अब लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, सबका निकालेंगे ना, ऑलमोस्ट तीनों का करीब करीब सेम है, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पर तो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन आ रहा है सेम है, इसीलिए इस वैल्यू का स्लेटर्स रूल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़्यादा ये नहीं हुआ। बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने का मतलब इसमें लिमिटेशंस आ गया। पूछता क्या लिमिटेशन, ग्रुप में लिमिटेशंस कि पीरियड में लिमिटेशन, तो पीरियड में कोई लिमिटेशन है, पीरियड में बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रुप में डिक्रीज होना चाहिए, जबकि स्लेटर का वैल्यू निकालोगे तो इसमें क्या डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसमें ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, सेम जेड स्टार आ रहा है, सेम जेड स्टार आ रहा है। इसका मतलब कि टॉप टू बॉटम जिसको फैमिली या ग्रुप कहते हैं इसमें ये वैलिड नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट रूल के लिए अब उसके द्वारा हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बहुत सारा रूल्स है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्लेटर्स का जो कॉन्सेप्ट था, रूल था, तुम लोग के दिमाग में पूरा गया होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। फिर एक बार नट सेल में सबको समराइज कर लो, क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े हैं स्लेटर रूल्स क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, क्यों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस का फोर्स उस पर लगना चाहिए क्यों उतना नहीं लग पाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है ये पढ़ चुके हैं। ये जो स्क्रीन कर रहा है क्यों स्क्रीन कर रहा है, स्क्रीन करने में स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट में क्या रिपेलिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो जितना जेड में से रिपेलिंग कांस्टेंट घटा लेंगे वही हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बचेगा, जिसको हम लोग क्या नेट अट्रैक्टिंग फोर्स भी कर सकते हैं, नेट चार्ज भी कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम नेट चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ लिए। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे सिग्मा का, तो दो केस आया, जब NS NP का इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो वो रूल हम लोग मेरे n लेवल में क्या n-1 में और n-2 n-3 n-4 में सब एक जैसा, लेकिन जब ND और NF में निकालना हो तब उसके लिए रूल्स बता दिए। दोनों वैल्यू से हम सिग्मा का वैल्यू निकालिए और सिग्मा निकल गया तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल गया। क्यों ये थ्योरी को बहुत लॉन्ग एविडेंस क्यों नहीं हुआ कि ये तो पीरियड वाइज बिल्कुल सही मान रहा है, पीरियड वाइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज़ घट रहा बिल्कुल सही है, लेकिन टॉप टू बॉटम साइज़ तो बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटना चाहिए, लेकिन घटता उठता नहीं है, ऑलमोस्ट सेम आता है, इसीलिए इस रूल का एक लिमिटेशंस हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इस प्रॉब्लम को, बड़ी वीडियो को देखे होगे, दिमाग में ज़रूर जाएगा। ऐसा ही वीडियो लेके फिर हम लोग एक दो क्लास के बाद आ रहे हैं, एक दो दिन के बाद फिर एक नया वीडियो से आएगा, उस पर क्वेश्चंस बनाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क फेचिंग है, कन्फ्यूजिंग है, बच्चे से को निकालने में प्रॉब्लम्स भी होता है। तुम लोग अगर देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे में लाइक बटन है, लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड में इसको शेयर भी करना। जो उम्मीद करते हैं जो देखेंगे बच्चे ज़रूर कुछ न कुछ सीख के जाएंगे, सीखेंगे ही। और सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं की हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।